चौथी दुनिया निकलना शुरू हो चुका था। हमारा पहला अंक 14 दिसंबर 1986 को बाजार में आया था। अखबार ने निकलते ही लोगों की नज़रें इसलिए अपनी ओर खींच लीं क्योंकि हमने कोशिश की कि हम प्रो पीपुल जर्नलिज्म करें, जनता के हित की खबरें हम लोगों के सामने लेके आए और जनता कहीं की भी हो, हम उन खबरों को लेके सामने आए। तो लोगों की नज़रें हमारे ऊपर इसलिए हो गई क्योंकि हमने किसान आंदोलन जो महेंद्र सिंह टिकैत ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया, बल्कि देश में पहली बार इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था। मेरठ कचहरी 1 महीने तक किसानों ने घेर के रखी थी, उसको हमने पूरे आंदोलन के दौरान रिपोर्ट किया, कवर किया था। तो लोगों को लगा कि ये तो कुछ अलग तरह का अखबार निकल रहा है। हमने फिर कुछ राजनेताओं को टारगेट किया, खासकर जो सत्ता पक्ष से जुड़े थे। सत्ता पक्ष से जुड़े हुए राजनेताओं को इसलिए क्योंकि हमारा ये मानना था कि जो ताकतवर है वो अपनी ताकत का मिसयूज करता है। तो बुनियादी थ्योरी हमारी थी कि पहले हम कमज़ोर की तरफ से चीज़ों नज़र से देखते थे और फिर अगर हमें लगे कि कमज़ोर ही गड़बड़ है तो हम फिर वो स्टोरी करते थे। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता नहीं था। होता ये था कि जो ताकतवर था, चाहे वो सरकार रही हो, चाहे वो ताकतवर ठेकेदार रहे हों, चाहे वो ताकतवर जिला प्रशासन रहा हो, यही लोगों को परेशान करते थे, आम लोगों को। हमारे वो विषय होते थे। इसी तरह केंद्र के एक मंत्री गुलाम नबी आज़ाद, राजीव गांधी उनको शायद बहुत पसंद करते थे। हमने गुलाम नबी आज़ाद साहब को लेकर के 2-3 स्टोरी कर दी। हम सोच रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का खंडन आएगा तो हम फॉलोअप स्टोरी करेंगे। हमारी ये नीति थी कि हमारी रिपोर्ट का अगर खंडन आता है, कॉन्ट्रडिक्शन आता है, हम फॉलोअप स्टोरी करते थे। और हमारे सारे संवाददाताओं को ये पता था, और ये बात मैंने स्वर्गीय सुरेंद्र प्रताप सिंह से सीखी थी, जो हमारे संपादक थे, और ख़ासकर MG अकबर साहब से भी, कि रिपोर्टर अपनी स्टोरी के साथ खड़ा हो। अपितु, तथापि, किंतु, परंतु, ये सब हमारे यहाँ नहीं चलता था। डेफिनेट स्टोरी होती थी, हम स्टोरी के साथ खड़े होते थे। और अगर कहीं वो स्टोरी गलत हो जाए तो जिस संवाददाता ने की, अगर वो फॉलोअप स्टोरी अपने तर्कों के समर्थन में तथ्य नहीं ला सकता तो फिर उसे जाना होता था। हमने अपने यहाँ भी यही नियम लागू किया जो रविवार और संडे में था। चौथी दुनिया में भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ हमने स्टोरी की। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने शायद अपने प्रधानमंत्री से कहा होगा। अचानक एक दिन मेरे पास प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया कि क्या आप कल प्रधानमंत्री जी से मिल सकते हैं। मेरे तो सपने में भी नहीं था कि प्रधानमंत्री मुझसे मिलना चाहेंगे, और ख़ासकर राजीव गांधी। मेरा उनसे कभी कोई इंटरेक्शन था नहीं। कभी किसी मीटिंग में दुआ सलाम नमस्ते हो गया तो अलग चीज़ है, लेकिन कोई मेरी ना अंतरंगता थी, ना शायद मुझे लगता है वो मुझे पहचानते होंगे। लेकिन जैसे राजनेता करता है, अक्सर जो भी मिलता है उसको इस तरीके से मिलता है जैसे लगता है कि वो उनका बड़ा अंतरंग है। बहरहाल मैंने कहा क्यों नहीं। अगले दिन मैं प्रधानमंत्री कार्यालय गया, और ये किस्सा मैंने अभी, उस समय प्रधानमंत्री के सबसे नज़दीकी रहे उनके मित्र और वरिष्ठ उनके PS जॉर्ज साहब को बताया। जॉर्ज साहब का कांग्रेस सर्कल में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से राजीव गांधी के साथ काम किया और जिस तरह राजीव गांधी को विवादों से बचाया या उनकी छवि बनाई, ऐसे अवसर बहुत कम हैं। और वो तो 24 घंटे राजीव गांधी के साथ रहते थे। तो मैंने अभी एक 20 दिन पहले उनको ये सारे किस्से बताए। हम लोग थोड़ी देर बैठे थे, मैं गया वहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में। मुझे अंदर ले जाया गया। मैंने देखा कि
प्रधानमंत्री की टेबल बिल्कुल साफ, एक भी कागज उसके ऊपर नहीं। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ कि राजीव गांधी, इसका मतलब है कि फाइलों को बहुत जल्दी क्लियर करते थे। उन्होंने एक ड्रॉर खोला, पता नहीं किस बात से, तो उसके अंदर मुझे गैजेट्स, तार, कुछ यंत्र वगैरह दिखाई दिए, क्योंकि राजीव गांधी बहुत टेक्नोलॉजी प्रेमी थे और वो देश में कई सारी चीज़ों को लाने के पीछे उनका हाथ है, खासकर कंप्यूटर को, कलर टेलीविज़न को, बहुत सारी चीज़ें, नई सुपर कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस लाया जाए, इसकी कोशिश भी राजीव गांधी जी के समय हुई थी। तो मैंने देखा कि उसमें गैजेट्स रखे हुए हैं उस ड्रॉर में। मेरे पूछने का सवाल ही नहीं उठता, मैंने तो जो देखा वो आपको बता रहा हूँ। फिर उनसे बातचीत शुरू हुई, चाय मंगाई उन्होंने और बहुत मुस्कुराहट के साथ उन्होंने बातचीत करनी शुरू की, क्या है, कैसे है। अच्छा, वो एक काम करते थे राजीव गांधी, अपने हाथ से मुझे एक नीले रंग का मोटा साइन पेन, उससे वो साइन करते थे और ऊपर मेरा नाम अपने हाथ से लिखते थे। मेरे लिए बड़ी कमाल की चीज़ थी कि प्रधानमंत्री चौथी दुनिया पढ़ रहा है और उसके ऊपर रिएक्शन दे रहा है। उन्होंने कहा, मैंने कुछ जवाब दिया, इस सामान्य बातचीत हुई। थोड़ी देर के बाद कहने लगे, क्या ये गुलाम नबी आपसे बहुत परेशान है, क्या बात है? तो मैं चौंका, मैंने कहा, गुलाम नबी आज़ाद क्यों परेशान है? राजीव गांधी जी को मैंने कहा कि उनसे कही कि वो अगर परेशान है तो 4 लाइन की चिट्ठी भेज दें, हम उसको छाप देंगे और हमारे संवाददाता ने अगर गलत खबर दी है या गलत रिपोर्ट छपी है तो वो माफ़ी मांगेगा। राजीव गांधी ने कहा, सही बात है। बहरहाल हम वहाँ से उठ के आ गए, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब का कोई ख़त हमारे पास नहीं आया। शायद उनको पता चल गया होगा मेरी आदत के बारे में कि अगर वो खंडन लिखेंगे तो हम अपने संवाददाता से फॉलोअप स्टोरी के लिए कहेंगे। ये कहानी ख़त्म हुई। इसके बाद की कहानी मुझे राजीव गांधी जी के एक दोस्त ने बताई, जो इस समय जीवित हैं और जो उनके साथ थे। एक दिन राजीव गांधी जी के यहाँ से फ़ोन श्री कमल मुरारका के यहाँ पहुँचा। कमल मुरारका राज्यसभा के सदस्य थे, राजस्थान से चुनकर आए थे, चंद्रशेखर जी के बहुत नज़दीकी थे, उसी तेवर के व्यक्ति हैं। प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलना चाहते हैं। कमल जी खुशी खुशी गए। दोनों में बहुत अच्छी हम उम्र थे, बहुत अच्छी बातचीत हुई। जब कमल मुरारका उठ कर के चलने लगे और दरवाजे तक पहुंचे होंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, कि जैसे बाय द वे कहते हैं ना, वैसे ही राजीव जी ने कहा उनसे, कमल 1 मिनट सुनना। कमल जी लौटे और खड़े रहे। तो राजीव गांधी ने कहा, कमल आपसे एक बात कहनी है, आपने मुझे कभी बताया नहीं कि आपका 7 करोड़ रुपया यूपी सरकार के ऊपर बकाया है। ये बात मैं आपसे 87 की कर रहा हूं। कमल जी ने कहा, हाँ, लेकिन आपको बताने की क्या जरूरत है, हम सरकार से बातचीत कर रहे हैं। राजीव गांधी ने कहा, नहीं, ये गलत चीज़ है। आप मित्र हैं, आप संसद के सदस्य हैं, रोज़ मुझे वहाँ मिलते हैं राज्यसभा में, जब सेशन होता है आप मेरे पास वैसे ही टाइम लेके आ सकते थे। मैं वीर बहादुर से कह देता हूँ, आपका परसों पेमेंट हो जाएगा। 87 के 7 करोड़ आज कितने हैं मैं नहीं जानता कितने, लेकिन मेरा ख्याल है वो करीब 700 करोड़ के आसपास तो पहुंच ही गए होंगे, इन्फ्लेशन मिला के और उसका जो भी कीमत बढ़ती है उसको देखते हुए। कमल जी मन में बड़े खुश हुए, मेरा डूबा हुआ 7 करोड़ परसों मिल जाएगा। वहाँ से वो फिर चले। फिर राजीव गांधी की आवाज़ आई, अरे कमल एक बात सुनो। हाँ, उन पलटे बताई। कहने लगे कि ये आप क्यों नहीं संतोष भारती को चौथी दुनिया से हटा देते हैं, उनको कोई और काम दे दीजिए, चौथी दुनिया से उनको हटा दीजिए। अब कमल जी का तो दिमाग घूम गया कि ये क्या मतलब हुआ, ये कहाँ की बात कहाँ पहुँच गई। तो उन्होंने कहा, ले आप ये क्यों कह रहे हैं?
नहीं, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन अगर हटा देंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब हटा देंगे तो 7 करोड़ का पेमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कमल जी ने कहा कि राजीव जी, आपने गलत आदमी से बात कर ली। अगर आपको चौथी दुनिया से कोई शिकायत है तो आपको संतोष को ही बुलाना चाहिए बात करने के लिए, क्योंकि मेरा और उनका यही समझौता था कि अखबार चौथी दुनिया निकलेगा, मैं उसमें इतना भी दखल नहीं दूंगा, और मैं जानता हूं कि अगर मैं दखल दूंगा तो वो रिज़ाइन करके चले जाएंगे। और ये अखबार मैंने संतोष के लिए ही निकाला है, और संतोष ही इस अखबार के अगर सच पूछे तो मालिक हैं। सारे फैसले वो लेते हैं, मैं तो कोई दखल भी नहीं देता, मैं तो पूछता भी नहीं क्या लिख रहे हो क्या नहीं लिख रहे हो। बात भी सही थी। उस समय तक रविवार ने एक रुख ले लिया था राजीव गांधी के विरोध का, वीपी सिंह के समर्थन का, जबकि चंद्रशेखर जी कमल जी के गुरु थे। और हम चंद्रशेखर जी की तारीफ़ में, क्योंकि उस समय अंतर्द्वंद चल रहा था वीपी सिंह और चंद्रशेखर में, हम चंद्रशेखर जी की कोई तारीफ़ नहीं करते थे। और आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तब तक कमल जी ने कभी नहीं कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, कि चंद्रशेखर जी इतने बड़े नेता थे, तुमने उनको छोड़ के वीपी सिंह की क्यों छवि बनाई, छवि बढ़ाई, उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ पे साथ दिया, चंद्रशेखर जी के इश्यूज़ पे साथ नहीं दिया, कभी नहीं पूछा उन्होंने। जब मुझे उन्होंने बताया कि ये बातचीत राजीव जी ने कही है उनसे, और थोड़ा गुस्से में कही है, तो मैं फिर, जब हमेशा तो कमल जी आते नहीं थे, सेशन के दिनों में ज़्यादा आते थे, तो मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि आप मुझे प्रस्ताव राजीव गांधी का मान लेते, उस 7 करोड़ में से 1 करोड़ मुझे देती थी, 6 करोड़ आप रख लेते, कम से कम भाग्य में कुछ धन तो देखने को मिलता। आज तक तो धन देखने को मिला ही नहीं। ऐसे थे राजीव गांधी और ऐसे थे कमल मुरारका। गुलाम नबी आज़ाद की चिंता राजीव गांधी को थी। मुझे भी शायद हटाने का प्रस्ताव रखने के पीछे ऐसे ही सवाल रहे होंगे जो उन्हें परेशान करते थे। पर दूसरी तरफ कमल मुरारका, जिन्हें मैं अविक सरकार, आनंद बाजार पत्रिका के मालिक, जिन्होंने एक निष्पक्षता की और बहादुरी की मिसाल पेश की, और रामनाथ गोयनका जी, सब उनको जानते हैं कि वो कितने हिम्मती, कितने बहादुर थे, हमेशा सत्ता के खिलाफ खड़े रहे। उनसे ज़्यादा आज मैं कमल जी को बहादुर मानता हूँ। और उन्होंने जिस तरह राजीव गांधी को जवाब दिया, ये मुझे उन्होंने बताया ही नहीं। जब मैंने पूछा तो उसको हंस के टाल गए, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। पर जिन्होंने मुझे बताया, मैंने उनको घटना बताई, मैंने फिर अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है, ताकि वो सनद रहे और उनके काम आए जो अखबारों के मालिक हैं, कि अखबार के मालिक अगर हों तो कमल मुरारका जैसे हों, और नहीं तो नहीं हों, ये तो मैं नहीं कह सकता, होंगे पर इज्जत नहीं कमाएंगे वो।